नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और उसमें हमने लास्ट वीडियो में स्टोक्स के कुछ लॉ के बारे में रीड किया था। यानी स्टोक्स ने एक नियम दिया जिसमें उसने कहा कि कोई भी पार्टिकल जब आप लिक्विड के अंदर ड्रॉप करते हो या गिराते हो तो किसी तरल के अंदर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे बहने लगता है या गिरने लगता है। और उसकी स्पीड भी हमने देखा कि उसकी टर्मिनल जो स्पीड है वीटी वो होती है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा और g/नीटा। इसके ये प्रोपोर्शनल भी हमने कल कंसीडर किया था लास्ट वीडियो में। आज अपन थोड़े से पढ़ेंगे इसके स्टोक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे कोई पैराशूट से कोई व्यक्ति गिरता है ऊपर से तो वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो एक तो टॉपिक अपना बन गया एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स नियम। एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स में अपने पास मेनली 3-4 है। जैसे एक पैराशूट, तो अगर कोई व्यक्ति हवा में पैराशूट लेके गिरता है तो कुछ समय तक तो उसका वेग बढ़ता है, लेकिन वायु की रेसिस्टिविटी फोर्स से या श्यान बल से, हवा के श्यान बल के कारण वो पैराशूट राइडर का एक कांस्टेंट वेग हो जाता है। यानी पैराशूट से गिरना, पैराशूट या पैराशूट से गिरते हुए व्यक्ति का वेग, वो भी एक स्टोक्स के नियम का एप्लीकेशंस है। दूसरा रेन ड्रॉप्स, यानी कि वर्षा के दिनों में जो बारिश की बूंद है वो हल्की होती है, इसलिए वो हवा में तैरती रहती है और उसके संपर्क में जैसे कोई धूल के कण या मिट्टी के कण संपर्क में आते हैं तो वो उनको कांटेक्ट में लाके अपना वेग बढ़ा या अपना भार बढ़ा लेती है, जिससे वो गुरुत्व क्षेत्र के अधीन नीचे गिरना शुरू होती है। जैसे वो नीचे गिरती है तो हवा के श्यान बल के कारण उसका वेग कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात धरातल पे जब गिरती है तो एक कांस्टेंट वेग से आके गिरती है। तो ये हो गया बारिश की बूंदों का वेग, इसको बोलेंगे बारिश की बूंदों का वेग। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में एक मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने किसी एक इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात किया। प्रभावी द्रव्यमान का मतलब उसने देखा कि किसी एक तेल की बूंद को आवेशित करके नीचे गिराते हैं और नीचे सामने से एक प्रतिकर्षण विद्युत बल लगा देते हैं ताकि इसको प्रतिकर्षित करें, तो वो एक कांस्टेंट वेग से नीचे आएगा और फिर जब प्रतिकर्षण बल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो हवा के अंदर ही तैरता रहेगा, वो तेल की बूंद जो है जिसको हमने आवेशित कर रखा है। तो ये एक प्रयोग है जो आगे बड़ी क्लासों में आप सीखोगे। तो उसमें हमें अभी इतना ही सीखना है कि इसके एप्लीकेशन है क्या क्या। तो 3-4 नाम विशेषकर याद रहने चाहिए। एक तो बारिश की बूंद का जो दैनिक जीवन का उदाहरण है ही। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, विद्युत आवेश या विशिष्ट विद्युत आवेश, ये भी कह सकते हो। विद्युत आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाष्प का संघनन, वाष्प का संघनन, ये भी एक प्रकार से स्टोक्स के नियम पर ही बेस्ड है। यानी कि वे सभी एप्लीकेशंस, वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी एक श्यान बल के तहत कांस्टेंट वेग से नीचे आके गिरती है, सब की सब स्टोक्स के नियम की पालना करती है। जैसे कोई हवा में गिरे या किसी तरल पदार्थ में गिरे और वो एक धीरे धीरे लास्ट में जाके कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाके गिरे तो उसे अपन स्टोक्स के नियम के अनुप्रयोग कह सकते हैं, जिसमें एक मेनली पैराशूट का, रेन ड्रॉप्स का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये मुख्यतः 4 प्रकार के अपन ने इसका विवरण किया है। थोड़ा आगे का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लो से संबंधित, कि पानी किस प्रकार बहता है या कोई लिक्विड है किसी पाइप में किस प्रकार से बह सकता है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड के अंदर हमारे पास 2 प्रकार के विशेषकर फ्लो हैं। एक तो है स्ट्रीमलाइन और दूसरा है टर्बुलेंट, धारा रेखीय, और एक है हमारे पास विक्षुब्ध प्रवाह। कौन कौन से हम देखते हैं धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह के बारे में। तो अपने पास है 2 प्रकार के फ्लो हैं। एक तो है धारा रेखीय प्रवाह जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, STREAMLIN, स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। दूसरा है विक्षुब्ध प्रवाह जिसको हम टर्बुलेंट बोलते हैं, टर्बुलेंट, विक्षुब्ध प्रवाह।
विक्षुब्ध प्रवाह। होता क्या है, कई बार हमारे किसी भी पाइप के अंदर जब पानी का फ्लो होता है तो एक धार के रूप में जब तक चले, एक कांस्टेंट पाथ के रूप में चले पानी, तब तक हम उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और हमने अक्सर देखा होगा जैसे प्रेशर हाई होता है किसी पाइप के अंदर तो पानी बाहर आते ही बिखर जाता है, बिखरने वाली कंडीशन को बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट। अगर किसी पार्टिकल द्वारा पाथ अपना आगे वाले पार्टिकल के द्वारा लिए गए पाथ को चेंज नहीं करे, यानी कि मान लो एक कोई पानी का कण मान लो या पानी का मॉलिक्यूल है, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसके पीछे वाला भी इसी पाथ को फॉलो करे, तो ऐसे पाथ को तो हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर ऐसा नहीं हो, प्रेशर ज़्यादा हो, तो हो सकता है ये इस पाथ से डाइवर्ट हो जाए या फिर अंदर ही अंदर साइक्लिक फॉर्म बना ले, तो उसको अपन लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो यानी विक्षुब्ध प्रवाह है। तो विक्षुब्ध और इन दोनों में मेनली क्या अंतर है देखते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, एस फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड लेमिना फ्लो। एक बात तो ये, लेमिना का मतलब हो गया एक लेयर के रूप में चलना, पर्तीय फ्लो भी कहते हैं इसको। तो स्ट्रीमलाइन यानी धारा रेखीय प्रवाह है, पर्तीय प्रवाह भी कहलाता है, लेमिना फ्लो भी कहलाता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड लेमिना फ्लो। इट इज a type of flow of liquid in which fluid travels in a regular path, एक continuously regular path के अंदर, ये डायग्राम शो कर सकते हो आप, that is streamline flow। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा डायग्राम बना लेना स्ट्रीमलाइन वाले। तो कहने का मतलब, इसका हिंदी में अपन बोलें तो धारा रेखीय प्रवाह को पर्तीय प्रवाह भी कहते हैं। यह एक इस प्रकार का प्रवाह है द्रव्य का जिसमें द्रव्य एक नियत पथ से आगे बढ़ता है, एक नियमित पथ से आगे बढ़ता है, नियमित पथ से आगे बढ़ता है। इसके बाद हम आगे लिखें, इसके बाद अगर अपन आगे लिखें तो व्हेन द फ्लो ऑफ लिक्विड इन सच दैट द डायरेक्शन ऑफ every particle of the fluid passing through a point is the same as that of the first particle that passes through the point, this is called streamline flow। कहने का मतलब, जब कोई तरल पदार्थ का कण की दिशा इस प्रकार हो कि वह उस पथ का अनुसरण करे जिस पथ में, इस प्रकार का हो कि वह उस पथ का अनुसरण करें जिस पथ में उसका पूर्ववर्ती या उसका पहले का कण उस पथ का अनुसरण करके गया हो। सेम इसी को हम लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। नंबर 2, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच द फ्लो ऑफ द पाथ इज इर्रेगुलर। विक्षुब्ध प्रवाह है, तरल का वह प्रवाह है, तरल का वह प्रवाह है जिसमें कोई तरल अनियमित पथ में गति करे, इसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। In this type of flow, the speed of fluid at a point undergoes changes continuously। इस प्रकार के प्रवाह में तरल का वेग प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, दिशा तथा परिमाण दोनों में। ये लाइन लिखनी है, दिशा तथा परिमाण दोनों में। तो टर्बुलेंट फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच लिक्विड इन दिस फ्लो द पाथ इज इरेगुलर, और इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द स्पीड ऑफ फ्लो एट पॉइंट अंडरगोज चेंजेस कंटिन्यूसली इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी इस प्रकार के प्रवाह में तरल पदार्थ के कणों का वेग अनियमित होता है तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर
परिमाण तथा दिशा दोनों में वेग का मान परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। एक लाइन इसमें और लिख सकते हो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द particle does not follow that path which followed by the first particle। इस प्रकार के प्रवाह में कण उस पथ का अनुसरण नहीं करता जिस पथ में उसका पूर्ववर्ती कण ने पथ का अनुसरण किया हो। आगे अपन देखते हैं इसमें अगला अपना टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रेनॉल्ड नंबर को R से हम रिप्रेजेंट करते हैं और साइंटिस्ट था ये। रेनॉल्ड अंक या संख्या भी कह सकते हो आप, R। इसको समझने से पहले हमें एक परिभाषा सीखनी पड़ेगी क्रांतिक वेग की। क्रांतिक वेग जो रेनॉल्ड ने ही डिटरमाइन किया था, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल का मतलब हर एक चीज़ के लिए क्रिटिकल का मतलब होता है वो अंतिम स्थिति, वो फाइनल वेलोसिटी जिस पर कोई चीज़ अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखे, या फिर हम कह सकते हैं वह अधिकतम, ये किसका, तरल का वह अधिकतम वेग जिस पर द्रव्य धारा रेखीय प्रवाह में बना रहे इसे क्रांतिक वेग कहते हैं। इस वेग से अधिक वेग पर द्रव्य का प्रवाह द्रव्य या तरल एक ही बात है, द्रव्य का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी of liquid flow in a tube where the liquid is in the flow of streamline. The velocity of liquid is called critical velocity. Above this velocity the liquid flow in the irregular path, एक ही बात है irregular path, और
इन टर्बुलेंट फ्लो। ये आ गई मेन बात कि इससे अधिक वेग पर ये मैंने लिखा भी है, इससे अधिक वेग पर द्रव्य विक्षुब्ध हो जाता है या विक्षुब्ध प्रवाह करने लगता है। तो रेनॉल्ड के अनुसार इसका जो मान है वो विस्कोसिटी नियतांक के समानुपाती होता है। किसके अनुसार भाई? रेनॉल्ड के अनुसार क्रांतिक वेग का मान किसके अनुसार भी? अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी इज, नंबर 1 तो क्या है भाई? प्रोपोर्शनल to the viscosity coefficient, याद रखें नीटा के कोफिशिएंट। विस्कोसिटी कोफिशिएंट के तो प्रोपोर्शनल है, श्यानता गुणांक के समानुपाती, श्यानता गुणांक के समानुपाती। नंबर 2, द्रव्य के घनत्व रो के व्युत्क्रमानुपाती। तो रो के व्युत्क्रमानुपाती मतलब हो गया VC इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो, इनवर्सली proportional to the density of liquid। नंबर 3, एक और आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the diameter of ट्यूब। डी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है भाई। 10 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है? VC इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी फॉर डायमीटर ऑफ ट्यूब। 10 VC इज प्रोपोर्शनल तो किसके था भाई? नीटा के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो और डी के था। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है R, जिसको कहते हैं रेनॉल्ड नंबर, R नीटा अपॉन रो डी। जहाँ वेहर R क्या है भाई? रेनॉल्ड नंबर और R का जो मान है वो आता है VC रो डी अपॉन नीटा। ये बात है रेनॉल्ड नंबर का मीनिंग ये है। इसके बाद अगर अपन देखें रेनॉल्ड नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है, 3rd नंबर में अपन ये देखते भी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, यानी कि ट्यूब का व्यास जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहेगा, उसका प्रेशर उतना ही कम रहेगा, वो फैलेगा कम या फिर एक नली की धार के रूप में चलेगा। पाइप का आकार जितना ज़्यादा होगा, तो इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तो यह नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, घनत्व के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। जैसे शहद, अगर आप शहद को किसी पाइप में से फ्लो करोगे तो एक धार के रूप में चलेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। ऑयल में भी ऐसी कंडीशन है, तेल है वो भी एक धार के रूप में चलेगा यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा। लेकिन पानी है, ग्लिसरीन है, ये जो पतले लिक्विड है, पेट्रोल है, डीजल है, अगर इनको आप किसी पाइप में से फ्लो करोगे तो जैसे बाहर निकलेंगे बिखरने वाली कंडीशन में आ जाएंगे क्योंकि उनका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन न होकर टर्बुलेंट हो जाता है किसी एक फिक्स वेलोसिटी पर। कहने का मतलब ये आर का जो मान आया अपने पास दैट इज वी सी रो डी अपॉन नीटा,
याद रखें इस आर को भाई। अगर आप ये कहना चाहो कि आर का मान कहाँ से होता है, तो आर का मान 0 से 2000 तक तो किस में रहता है भाई? धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह में। और 2000 से 3000 के बीच क्रांतिक स्थिति रहती है, क्रांतिक स्थिति। और 3000 से ज़्यादा होते ही विक्षुब्ध स्थिति में आ जाता है, विक्षुब्ध स्थिति में आ जाता है। 3000 से अधिक, ये आर का मान है, अधिक होने पर तरल विक्षुब्ध प्रवाह करने लगता है, विक्षुब्ध प्रवाह करने लगता है। तो ये हमारे पास कुछ फिक्स डाटा आ गए। एग्जैक्ट 2000 वाली जो स्थिति है, आर का मान अगर कह दो 2000, यहाँ 2000 से 3000 के बीच तो क्रांतिक स्थिति नहीं लिख के आप लिखो अस्थिर स्थिति, अस्थिर स्थिति। और 3000 से अधिक होने पर विक्षुब्ध। और आर का मान अगर आपके पास आ जाए 2000, एग्जैक्ट 2000 किसी भी लिक्विड का, तो वो कहलाती है क्रांतिक स्थिति, क्रांतिक स्थिति। इंग्लिश में लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ आर between the value of r between 0 to 2000 the flow of liquid is streamline, the flow of liquid is streamline बस। और ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल। व्हेन r इज इक्वल टू 2000 to 3000 देन द लिक्विड इज अनस्टेबल, अस्थिर होने लगता है। और व्हेन r इज ग्रेटर देन 3000, R is greater than 3000 then the liquid is in flow of turbulent and at R is equal to 2000, ये याद रखें क्रिटिकल के लिए, क्रिटिकल के लिए R का मान 2000 होता है एट क्रिटिकल। तो ये था हमारा रेनॉल्ड नंबर से संबंधित टॉपिक। अगला अपना टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सातत्य समीकरण में लिखिए इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस equation the quantity of liquid flowing in a tube is always equal equation of continuity सातत्य समीकरण। इसके अनुसार
इसके अनुसार किसी पाइप में से प्रति सेकंड निर्गत व आगत द्रव की मात्रा सदैव बराबर रहती है। According to this, the quantity of liquid in per unit time is equal to inward and outward to the any tube. If A1 and A2 are the cross section area of the tube and V1 and V2 are the velocity of the liquid at edge of area A1 and A2। यदि A1 तथा A2 किसी पाइप के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसमें एक लाइन और लिखेंगे साथ में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है एवं इन क्षेत्रफलों पर द्रव्य का वेग इन क्षेत्रफलों पर द्रव्य का वेग V1 तथा V2 है। ये भी बड़ी बात है, V1 तथा V2 है। तब किसी समय t पर एक डायग्राम बनाओ अच्छा सा। पहले तो ये मानते हैं हम लोग कोई एक पाइप है, एक साइड में एरिया इसका थोड़ा कम ले लेते हैं, दूसरी साइड में ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि एक साइड में जितना पानी इंटर करता है या जितना लिक्विड अंदर इंटर करता है उतना ही लिक्विड दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। ये आवश्यक है, इस पाइप के अंदर नहीं रहेगा वो। ये जरूरी है कि यहाँ पर अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी पानी बहते हुए पाइप को आगे से दबा लोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है वहाँ पानी की, क्योंकि आपने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया। वहीं सेम यही बात ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि जितना पानी अंदर इंटर हो रहा है उतना पानी दूसरी साइड से बाहर निकलना ज़रूरी है। बाहर नहीं निकलता तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉलो नहीं करता। तो हम देखते हैं किस प्रकार इसका मान आता है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि द्रव्य की आगत मात्रा, मतलब इनवर्ड होने वाली मात्रा Q1 या QI कह दो, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड
इनवर्ड, दैट इज क्या है क्यू आई, एंड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आउटवर्ड, दैट इज क्यू ओ। इसका मतलब बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्यू आई किसके बराबर होना चाहिए, क्यू ओ के। याद रखो बच्चों, इसमें वैसे तो पूरा नियम लगता है मटेरियल की क्वांटिटी निकालने के लिए, मास इनटू वॉल्यूम अपॉन पूरा टाइम लगेगा यूनिट टाइम में। तो हमारे पास फाइनल जो इस पूरे फॉर्मूले से इक्वेशन आती है, क्योंकि हमें केवल सूत्र में या टॉपिक में इतना ही दिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसका डेरिवेशन नहीं अपने को दे रखा, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि किसी भी समय यूनिट समय में, एकांक समय में जो अंदर की तरफ लिक्विड की मात्रा आती है वो आती है हमारे पास A1 इंटू V1, और जो बराबर रहेगी A2 और V2 के। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यही कहलाती है सातत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ अपने पास हो जाएगा द्रव्य की आगत मात्रा QI, यानी इनवर्ड क्वांटिटी कितनी है QI, और द्रव्य की निर्गत मात्रा दैट इज QOO फॉर आउटवर्ड। तो सातत्य समीकरण से QI है वो QO के बराबर होना चाहिए। QI का मान A1 V1 पहले पोर्शन पे, और बाहर जब निकलता है लिक्विड तो उसको कहते हैं A2 V2 पर यूनिट टाइम में। यही सातत्य समीकरण कहलाती है। हाँ, तो अपने पास आ जाएगा, अपने को ये बात पता चल गया कि A1 और V1 जो है वो A2 और V2 के बराबर है। अब वास्तविकता में है क्या, हमें ये देखना होता है कि इसमें पदार्थ यूनिट टाइम में इंटर कितना कर गया। वैसे वेलोसिटी का सूत्र होता है V इज इक्वल टू x अपॉन टी होता है। अगर मान लो किसी टाइम t में ये लिक्विड x अंदर इंटर कर गया तो दूसरी साइड से x बाहर भी तो निकलना चाहिए, लेकिन ये जब t1 टाइम में अंदर इंटर करता है, t1 टाइम में जब इंटर करता है तो उस टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना था, A1 था, तो A1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया वॉल्यूम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पानी का वॉल्यूम इतना आ गया। अगर पानी की मात्रा, अगर अपने पास जैसे मैं A1 इंटू V1 लिखता हूँ, इसका मतलब है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मान क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है, एक प्रकार से वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। अगर मैं वॉल्यूम को डेंसिटी से गुणा कर दूं तो क्वांटिटी ऑफ मैटर आ जाएगा ना। मास का सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और अपॉन टाइम T1। तो यूनिट टाइम में इतना मटेरियल अंदर जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा A1 V1 इंटू डेंसिटी रो बट्टा T1। ये पानी इस भाग से अंदर जाएगा, पानी मान लो, लिक्विड मान लो, जो भी आप कंसीडर करो। लेकिन दूसरी साइड से जब बाहर निकलेगा तो टाइम T2 के अंदर बाहर निकलना पड़ेगा इसको, डिस्प्लेसमेंट इसका x2 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका x2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम तो हो गया x2 इंटू A2, तो ये आ जाएगा A2 इंटू x2, ये दूसरी साइड का वॉल्यूम है। डेंसिटी रो है क्योंकि जो लिक्विड इधर इंटर कर रहा है वही इधर बाहर निकलेगा, तो डेंसिटी बराबर। तो दूसरी साइड से, पहली साइड से इतना मास अंदर इंटर किया था पर यूनिट टाइम में, दूसरी साइड से इतना मास यानी पानी की क्वांटिटी जो है वो इतनी बाहर निकलेगी इतने टाइम में। तो ये दोनों जैसे ही बराबर होंगे तो रो से रो तो कट जाएगा, x2 बटा T2 तो होता है V2, और इधर हमारे पास
x1/T1 क्या होता है V1। तो ये समीकरण इसी हिसाब से बनती है, लेकिन हमारे पास डेरिवेशन में ये चीज़ है नहीं, इसलिए मैंने इसको बताना उचित नहीं समझा। सीधा ही याद रखें कि A1 V1 = A2 V2। समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हम ये कह सकते हैं कि A1 = आ जाएगा A2 V2/V1, यानी कि जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, या फिर हम कह सकते हैं V1 = A2/A1 × V2। अगर इफ़ A1 इज ग्रेटर देन A2 है तो V1 इज लेस देन V2 हो जाएगा। इसी से लिख दो, इसके तुरंत बाद ये, इसके बाद ये, तो हमारे का हमें पता चल जाएगा। अतः जहाँ पाइप का क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है, वहाँ द्रव का वेग कम होगा। इसी प्रकार जहाँ क्षेत्रफल कम होगा वहाँ वेग अधिक होगा। हम दैनिक जीवन में ये सब बातें देखते हैं। पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दो तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये इक्वेशन कैसे आती है मैंने इसको यहाँ समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप इतना समझो कि किसी एक एड्ज में यूनिट टाइम में जितना लिक्विड अंदर जाता है उतना ही दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अपन लिख सकते हैं thus the velocity of liquid is high where the area of pipe और ट्यूब एक ही बात है is less and the velocity of liquid is less where the area of tube is high। यानी कि जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आगे अपने पास टॉपिक है डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। डिफरेंट एनर्जीज ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड। प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं, प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं, मुख्यतः 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। देयर आर 3 kinds of energies of liquid flowing। प्रवाहित द्रव्य की मुख्यतः, प्रवाहित यहाँ लिख सकते हो, प्रवाहित द्रव्य की मुख्यतः 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। नंबर 1 लिखो प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। नंबर 1 लिख सकते हो प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। नंबर 2 गतिज ऊर्जा, और नंबर 3 स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट तो कौन सी होगी हमारे पास? प्रेशर एनर्जी। दाब ऊर्जा।
बहुत सिंपल टॉपिक है ये भी। दाब के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा दाब ऊर्जा कहलाएगी। द एनर्जी विच इज इंड्यूस्ड, इसमें लिख दो द एनर्जी विच इज इंड्यूस्ड बाय द प्रेशर ऑन द लिक्विड is called pressure energy। is called pressure energy। द्रव्य पर दाब के कारण उत्पन्न ऊर्जा दाब ऊर्जा कहलाती है। और ये किसी दाब P द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होती है। यह किसी द्रव्य पर लगाए गए दाब के कारण उत्पन्न कार्य के तुल्य होती है। लिख दो इट इज equal to the work done by the pressure on any liquid। So pressure energy कैपिटल P से रिप्रेजेंट करो इसको, इज इक्वल टू W। और W का मान होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखो हमेशा फोर्स जो है वो अगर यूनिट एरिया पे लगना शुरू हो जाए तो वो प्रेशर बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स का मान तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा dx। ठीक है। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूँ इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का सूत्र क्या होता है P इंटू ए, यानी कि P का सूत्र क्या होता है भाई, P बराबर होता है F अपॉन A। तो F बराबर क्या हो गया PA। हिंदी में भी लिख दो भाई, 2 लाइनें यहाँ पर। अतः दाब ऊर्जा कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इज इक्वल टू W यानी वर्क, उसका मान होगा बल इंटू विस्थापन। और बल का मान जो है वो आता है प्रेशर इंटू एरिया। ये सूत्र भी लिख सकते हैं F डॉट dx जो आएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर आ गया P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, दैट इज W। लिख दो भाई, ये तो आयतन का सूत्र होता है PA dx। तो PA dx किसका मान होता है, आयतन का मान होता है। तो आ जाएगा द्रव्य के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान। अगला लिख देंगे अतः ये मान तो किसका आ गया, आयतन का। तो यह आ जाएगा दाब इंटू आयतन। ठीक है, यानी कि PdV कह दो। तो W इज इक्वल टू PdV। और लिखो आगे dV का जो मान है वो है एरिया इंटू dx। अब कह देंगे एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, एकांक आयतन में दाब ऊर्जा। तो यह क्या आ जाएगा W अपॉन dV, दैट इज बिकम P
इसका मतलब इसका मान केवल P के बराबर होता है दाब के। एकांक आयतन में दाब ऊर्जा का मान केवल दाब के बराबर आता है। द प्रेशर एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, यहाँ लिखना है प्रेशर एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम इज W/dV। dV क्या आयतन वॉल्यूम है। अगर मैं dx नहीं लेता, विस्थापन x ले लेता, तो उसके हिसाब से उत्तर आ जाता है। x को मैं x इंटू ए को v बोल देता तो v का भाग लग जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dv की जगह v आ जाता और v का भाग लगते ही वापस ये p का p रहना। ये तो आप आयतन कम ले लिया इसलिए dv ले लिया, और आयतन ज़्यादा होता तो v कह देते। 2 नंबर ऊर्जा लिखो, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, 2 नंबर ऊर्जा कौन सी है भाई? गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब पहला तो दाब के कारण आ गया। एकांक आयतन में जो ऊर्जा है, जो जिसको हम दाब कह रहे हैं, तो उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी, दाब ऊर्जा। दूसरा देखो 2 नंबर, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है भाई? हाफ ऑफ mv² होता है, हाफ ऑफ mv² होता है। फिर कह देंगे m क्या है भाई? मास ऑफ लिक्विड। v क्या है? वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। m तो है द्रव्य का द्रव्यमान, द्रव्य का द्रव्यमान। ये है द्रव्य का वेग। अतः द्रव्य के वेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड द एनर्जी is called kinetic energy. Energy is called kinetic energy. इसको यूनिट वॉल्यूम में भी याद कर लो भाई। देखो काइनेटिक एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम इज, याद रखो इसको K डैश कह देना चाहिए। K यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज बिकम 1/2 m अपॉन वॉल्यूम। इसको V ऐसे लिख दो ताकि वेलोसिटी वाला V और ये बदले नहीं। m अपॉन V किसका मान होता है? डेंसिटी का। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा? K डैश, जिसका मान गतिज ऊर्जा K बटा आयतन आ जाएगा, और इसका मान आएगा m अपॉन V, यानी ये आयतन है v², 1/2 रो v²। तो K डैश का मान आ गया 1/2 रो v²। ये लो भाई सेकंड नंबर इक्वेशन, सेकंड नंबर गतिज ऊर्जा। 3 नंबर लिखो स्थितिज ऊर्जा। तो द्रव्य की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, द्रव्य की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। 3 नंबर ऊर्जा मेरे पास है स्थितिज ऊर्जा।
पोटेंशियल एनर्जी, तो कह देंगे द्रव्य की स्थिति, लास्ट है ये, द्रव्य की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन of liquid is called potential energy, potential energy। इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज होता है mgh, यानी सूत्र क्या होता है भाई, गुरुत्वीय बल इंटू विस्थापन। मतलब धरातल से अगर आपने h ऊंचाई पर विस्थापित कर दिया तो h विस्थापन का मान, ये गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है mg, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा mgh। यूँ समझो एक पानी की टंकी को भर के ऊपर रख दिया तो h हाइट पर उसका विस्थापन हो गया गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh, क्योंकि उस पानी पर गुरुत्वीय बल लगता है mg। गुरुत्वीय बल का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो U इजिकल टू आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस ग्रेविटेशनल फोर्स mg है इनटू g। फिर कह दो इन यूनिट वॉल्यूम, ये मैं बार बार यूनिट वॉल्यूम इसलिए ले रहा हूँ कि आगे एक इक्वेशन आने वाली है या एक स्टेटमेंट आने वाला है, थ्योरम आने वाली है जिसको बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। और बर्नौली ये कहता है कि इन तीनों एनर्जी का यूनिट वॉल्यूम में जो मान होता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। कितना रहता है? कांस्टेंट। इन यूनिट वॉल्यूम द पोटेंशियल एनर्जी एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा U अपॉन V दैट इज बिकम U डैश कह सकते हो भाई। तो ये mgh बट्टा वॉल्यूम V दैट इज बिकम रो gh। अरे भाई द्रव्यमान बट्टा आयतन जो होता है ना वो घनत्व कहलाता है। ये लिख ही दो लास्ट में आगे कोष्टक में, घनत्व यानी डेंसिटी, रो बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम दैट्स बिकम मास अपॉन वॉल्यूम। ये तीन प्रकार की ऊर्जाएं हैं। और आगे का एक स्टेटमेंट लिख ही लो आज ही। स्टेटमेंट है बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौली की थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्यूब में यानी पाइप में द्रव्य के एकांक आयतन में उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो चलो अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इसी के बारे में, बर्नौली प्रमेय के बारे में और उसके डिडक्शन के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।